नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले हेडलाइंस। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। मुंबई में 31 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुप्रीम कोर्ट ने दिया काला धन रखने वाले सभी लोगों का नाम बताने का आदेश। सरकार से कहा कल तक दें सारी जानकारी। दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। राष्ट्रपति ने मंजूर की उपराज्यपाल की सिफारिश। भारत और वियतनाम बढ़ाएंगे आर्थिक और रणनीतिक संबंध। दोनों ही देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। और गुजरात में चक्रवाती तूफान नीलोफर के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात। राज्य सरकार ने उठाए जरूरी कदम। और अब आज की पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि किसी लोकतांत्रिक देश में हमेशा के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने सरकार बनाने में हो रही देरी पर भी सवाल पूछे हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होने वाली है। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से अभी तक सरकार नहीं बनाने की वजह पूछी है। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है, जिसमें बीजेपी को सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही गई है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि राष्ट्रपति जी ने एक चिट्ठी लिखी है एलजी को और उन्हें कहा है कि आप सरकार बनाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब एलजी उसकी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। सरकार ने अदालत को बताया है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार गठन के लिए बीजेपी को बुलाए जाने के उपराज्यपाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन बीजेपी अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हमारा 3 महीने से एक ही जो दृष्टिकोण है और जो हमारा मत है वो बिल्कुल साफ है। अगर निर्वाचन आयोग चुनाव की बात करेगा, हम चुनाव में जाने के लिए कभी भी तैयार हैं। यदि ऐसा होता है तो बड़े दल होने के नाते हमको बुलाएंगे तो उसकी विवेचना करेंगे और समय आने पर उसका जवाब देंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, जबकि नंबर उनके पास नहीं है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख पहले दिन से स्पष्ट कर रखा है। आज अगर आम आदमी पार्टी भी चुनाव की बात कर रही है तो मजबूरी में कर रही है, क्योंकि कांग्रेस उसको समर्थन दे रही है। अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो हारेगी, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी ने पूरी दिल्ली को गर्त में धकेल दिया है। सारी दिल्ली के अंदर आज त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई थी। बीजेपी गठबंधन 32 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन सरकार गठन के लायक संख्या उसके पास नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन के शासन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से राष्ट्रपति शासन लागू है। प्रणब गोस्वामी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए द हिंदू अखबार की एसोसिएट एडिटर स्मिता गुप्ता हमारे साथ हैं कि दिल्ली में आखिर सरकार बनाने को लेकर अब आगे क्या हो सकता है। हमारे साथ स्मिता है, बहुत स्वागत है स्मिता हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या हम ये माने कि ऑप्शन एक्सप्लोर करने की परमिशन अब एक तरह से है बीजेपी को और या लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी, कि और दूसरे ऑप्शंस देखे जाएं और सरकार बनाने की एक नई कोशिश हो सकती है इसमें? नहीं, जैसे भाजपा ने अपने आप तो यही कहा है कि 1-2 दिन वो में तय करेंगे उनको क्या करना है, मगर जो इसको वो टाल रहे थे ये प्रेसिडेंट्स रूल, क्योंकि ये प्रेसिडेंट्स रूल वैसे फरवरी में उसका अंत होने वाला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया है तो अब उनको कुछ करना पड़ेगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो सरकार बना पाएंगे, क्योंकि जो नंबर्स हैं दिल्ली असेंबली के उनके पास नंबर्स होता तो अब तक बना लेते, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके पास अभी 28 है, 3 उनके रेजिग्नेशन दिया है, उनका बाई इलेक्शंस तो बस सैटरडे ही अनाउंस हुआ है जी। तो फिर वो 31 होंगे
मैक्सिमम 31 + 1। नहीं, जब ये भी कहा जा रहा है कि जो नजीब जंग ने अपील की थी या चिट्ठी भेजी थी राष्ट्रपति को, उसमें भी परमिशन मिल गई है राष्ट्रपति की, बावजूद इसके ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं हिचक रही है पूरे मसले को लेकर? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सबकी निगाहें थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलेंगे, लेकिन वो केवल छठ पूजा पे बोल के रह गए, उन्होंने आगे कुछ भी नहीं सरकार गठन को लेकर बोला। बीजेपी में हिचक किस बात को लेकर है? क्योंकि वो अभी सरकार बनाने में उस स्थिति नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार चुनाव अगले साल हो। वो चाहते हैं कि ये दोनों जो चुनाव होने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड, वो पहले हो जाए। दिल्ली में उनका थोड़ा सेल्फ डाउट अभी भी है, मुझे लगता है। जो अभी नंबर्स हैं उसमें तो बनाना मुश्किल ही लग रहा है, अनलेस कुछ हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए। नहीं तो फिर स्पष्ट आके कहे कि हम चुनाव चाहते हैं, तो ये भी तो नहीं कह रही है बीजेपी कि हम चुनाव चाहते हैं, क्योंकि वो चुनाव नहीं चाहते हैं। तो फिर वो अगर चुनाव भी नहीं चाहते हैं वो चाहते और हैं कि उसको सरकार भी टालें। नहीं बनाएंगे, तो फिर ये टालने का क्या मतलब है और कब तक ये टाल सकते हैं? क्योंकि कोर्ट तो बार बार ये आज जिस तरह से कोर्ट का बयान था या कोर्ट में के टिप्पणी थी, उसमें तो ये स्पष्ट था कि सरकार की खिंचाई हो रही है, ये कहते हुए। नहीं, अब तो हो गई है, अब तो उनको कुछ करना पड़ेगा। और जैसे हमने इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से पता किया है कि यदि 1-2 दिन में ये साफ हो जाए कि भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो डिसॉल्व हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन इज प्रिपेयर्ड कि जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड के साथ साथ दिल्ली का भी चुनाव इसका मतलब उपचुनाव के नतीजों तक बीजेपी इंतजार नहीं कर पाएगी? जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि तब तक बीजेपी इंतजार नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी? करने से भी वो तो 31 + 1 32 ही मैक्सिमम, उनको 36 35 + 1 चाहिए। और जैसे वो 29 के करीब उनके पास अभी विधायक हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास 28 है, 28 वो तो सपोर्ट नहीं देंगे। कांग्रेस का 8 है, वो भी सपोर्ट नहीं देंगे। एक इंडिपेंडेंट है, शायद वो आ जाए। जनता दल यूनाइटेड उस स्थिति में अब शायद नहीं है कि वो भाजपा को सपोर्ट दे, तो वो अटक जाएंगे। दे विल लूज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अब वो रिस्क क्यों ले? क्योंकि अब देखेंगे महाराष्ट्र में अब सरकार, हरियाणा में बन गया, महाराष्ट्र में 31 को उनका नया मुख्यमंत्री बनेगा, JNK झारखंड उस पर फोकस्ड हैं। दिल्ली को वो टालना चाहते थे, तो अब टाल शायद नहीं पाएंगे एक साथ। शायद मुझे जो लग रहा है आज कि तीनों का चुनाव एक साथ हो जाएगा। तीनों का चुनाव का मतलब झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ अब दिल्ली का भी चुनाव हो सकता है, ये आपके कयास हैं? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की पुष्टि कर रहा है अभी? मतलब अंदर से दे आर सेइंग दे आर रेडी। मतलब तो क्या फिर से एक मतलब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव की घोषणा पहले कर दी है, नोटिफिकेशन का पहला डेट भी आज आ गया, इसके बावजूद क्या नए सिरे से घोषणा हो सकती है दिल्ली के चुनाव की? हाँ, वो तो अलग होगा ना, अलग होगी 25 दिन का। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी, आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्या दोनों ही इस स्थिति में हैं कि चुनाव हो जाए? अब उनको कौन पूछेगा, मगर हाँ, आम आदमी जो शायद अब आम आदमी का चांस है सॉरी टू प्रूव वेदर जो पिछले साल जो हुआ था वो एक फ्लैश इन द पैन था या सच्चीमुच उनमें सस्टेनिंग पावर है। क्योंकि वो जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद एक हाई हुआ था बनारस का चुनाव, जिसमें वो नरेंद्र मोदी से सीधा टक्कर उन्होंने लिया था। और तब आम आदमी पार्टी और उनके जो समर्थक थे उनमें बहुत आशा थी कि शायद वो टक्कर दे पाए, मगर वो तो एक हार गए और बुरी तरह हार गए। तो तब से तो कोई आम आदमी पार्टी का कुछ हमने ज़्यादा कुछ उनका सक्सेस कहीं नहीं देखा है। तो अब दिल्ली का चुनाव आएगा तो एक और एक अपॉर्चुनिटी है। तो क्या अगर आप ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई, यहाँ तक कि हरियाणा जिसमें वो चुनाव लड़ सकती थी वहां पे उसने चुनाव पूरी तरह से नहीं लड़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो एक बढ़ा हुआ स्पेस था उसमें कांग्रेस अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख पाएगी, या कांग्रेस वैसी स्थिति में रहेगी जैसी अभी है? मुझे तो लगता है वो आम आदमी और भाजपा के बीच में ही होगा। दिल्ली का मतलब कांग्रेस का तो अभी तक आप देख रहे हैं जो उनका प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र और हरियाणा में,
वो उसे अब- देखते हुए लगता नहीं है कि कांग्रेस अभी भी सुधरने की स्थिति में है। लेकिन एक आखिरी सवाल, दिल्ली में आपको क्या उम्मीद है कि क्या ये जो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, साथ साथ जैसा कि आप बार बार कह रही हैं कि साथ साथ दिल्ली में अगले दिसंबर के बाद से कोई नया मुख्यमंत्री, कोई नई सरकार देखने को मिल सकती है? मुझे वही लगता है, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब भाजपा तोड़ सकती है दूसरे पार्टीज को, यदि उनमें वो है तो दूसरे पार्टी को तोड़कर सरकार बना क्या ले। भाजपा इसको प्रेफर करेगी? मुझे लगता नहीं, क्योंकि दिल्ली एक मतलब नेशनल कैपिटल है, जो भी वो करेंगे वो एक फोकस में आ जाएगा। ये पुडुचेरी नहीं है कि बहुत दूर वहाँ कुछ हो, लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मुझे नहीं लगता है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो यहाँ और जिस तरह से देश में माहौल है, जिस तरह से बीजेपी की जीत हो रही है, बीजेपी को चुनाव लड़ने में कोई ज्यादा हिचक भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने आज बयान देने में थोड़ी हिचकिचाहट जरूर दिखाई है। उनको शायद लग रहा है कि वही नतीजा आ जाए तो फिर क्या होगा। जी, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें स्थिति कुछ स्पष्ट होगी और गुरुवार को जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हो सकता है कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्मिता। ये थी आज की पहली खबर। न सिर्फ दिल्ली बल्कि काले धन के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाया है और सभी खाताधारकों का नाम बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने विदेशों से मिले सभी खाताधारकों के नाम सीलबंद लिफाफे में कल तक अदालत को सौंपने का भी आदेश दिया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में काले धन से जुड़े 3 नाम पूरक हलफनामे के जरिए अदालत को सौंपे थे। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन से जुड़े सिर्फ 3 नाम जाहिर करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार से बुधवार तक सभी नाम सौंपने को कहा है। सरकार ने अदालत के सामने दलील दी कि नाम जाहिर करने से विदेशों से संधि टूट सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सभी नाम उसे सौंपे जाए और आगे की जांच अदालत कराएगी। उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि कल सुबह तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट को सारे नाम, जितने भी नाम जर्मनी या फ्रांस या कहीं से भी विदेशी बैंकों में हिंदुस्तानी नागरिकों के अकाउंट्स के आए हैं, वो सारे नाम कम से कम कोर्ट को कल तक दे दिए जाएं। सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 27 जून को पूरी सूची काले धन मामले की जांच कर रही एसआईटी को सौंपी जा चुकी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। इस बीच विपक्षी दलों ने काले धन के मुद्दे पर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। जो लॉ मिनिस्टर 2011 में एक बात कहते थे, वही लॉ मिनिस्टर बनने के बाद में अब उनकी कानून की व्याख्या दूसरी हो गई। तो हमने कहा कि पूरा का पूरा पैसा काला धन भारत के अंदर आना चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वायदा किया था। सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले 3 भारतीयों के नाम बताए थे, जिनमें प्रदीप बर्मन, राधा टेम्बुलू और चमन लाल लोढ़िया शामिल थे। इसके पहले सरकार ने कहा था कि वो 136 लोगों के नाम कोर्ट को सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। राजधानी मुंबई में बीजेपी विधायक दल की आज हुई बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 31 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस मुलाकात में उनके साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी जेपी नड्डा भी मौजूद थे। राजभवन में गए प्रतिनिधि मंडल में राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर समेत पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल थे। महाराष्ट्र की जनता को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के अंदर सुशासन लाया और देश को विकास की ओर अग्रसर किया, उसी मार्ग पर चलते हुए महाराष्ट्र को एक पारदर्शी और विकास की ओर ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे और हमारे सारे छोटे सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर हम लोग इस विकास की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। इससे पहले मुंबई में विधान भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में माननीय एकनाथ खड़से जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं,
उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन सुधीर मुंगटवार जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। उसके पश्चात इसका समर्थन माननीय विनोद तावडे साहब ने किया और पंकजा मुंडे ने किया और विधायक दल ने इस नाम को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। विदर्भ से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले देवेंद्र फडणवीस ने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से की। नागपुर में वो युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष बने। इसके बाद 1992 और 1997 में वो लगातार 2 बार पार्षद भी चुने गए। महज 27 साल की उम्र में वो नागपुर के मेयर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। इस बार लगातार चौथी बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है। वो 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। इस बीच दिन भर मीडिया में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर कयासों का दौर भी चला, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से का नाम भी सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। भारत और वियतनाम आर्थिक संबंधों के साथ साथ अपने रणनीतिक संबंध बढ़ाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यून तंग जून की आज दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान ये बातें तय हुई। दोनों ही देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और वियतनाम के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि ये समझौते सांकेतिक हैं और बहुत कुछ इनके बाहर भी हो रहा है। भारत और वियतनाम में हुए अहम समझौतों में नालंदा विश्वविद्यालय में भागीदारी और सहयोग, वियतनाम के पुरातात्विक महत्व के मंदिरों का रखरखाव और वियतनामी रक्षा मंत्रालय में अंग्रेजी और सूचना तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण शामिल है। इनके अलावा दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने, मीडिया में सहयोग और वियतनाम के तेल कुओं सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। रक्षा क्षेत्र में वियतनाम के साथ सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वियतनाम की सेना और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत हमारे चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम, संयुक्त अभ्यास और डिफेंस इक्विपमेंट में सहयोग का और विस्तार होगा। भारत और वियतनाम में इस बात पर भी सहमति बनी है कि सामुद्रिक व्यापार और परिवहन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दोनों देशों ने इस पर साझे तौर पर दुनिया में अभियान चलाने का फैसला किया है। इसका इशारा दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी को रोकने की तरफ था। भारत और वियतनाम ने 2020 तक आपसी व्यापार को 15 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मंगलवार को मुलाकात की। इसके पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिली थी। इस बार वियतनाम ने भारत को जो तेल कुएं दिए हैं वह विवादित क्षेत्र से बाहर हैं और चीन इस पर आपत्ति नहीं उठा सकता। दरअसल वियतनाम की इच्छा ये है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत अपनी मौजूदगी को बढ़ाए और वहां के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करे ताकि एशिया में शांति की स्थापना हो सके और एकाधिकार को चुनौती दिया जा सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और अब बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी अपना घर सुधारने की तैयारी कर रही है। पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस संगठन के चुनाव पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। उन्होंने संगठन के चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। राहुल गांधी ने पार्टी चुनाव में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। कांग्रेस के संगठन चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में एक बैठक भी हुई, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के अलावा पार्टी महासचिवों, राज्यों के पार्टी अध्यक्षों और प्रभारियों ने शिरकत की। संगठन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करके चलना और आगे बढ़ना। सदस्यता भी इसीलिए हुआ करती है। कांग्रेस में चुनाव कोई नई बात नहीं है। बहुत बार चुनाव हुए हैं और ऐसे चुनाव भी हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो इस देश की किसी दूसरी पार्टी में नहीं हुए।
यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होने का आह्वान भी किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर राज्य में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में वाम दलों समेत धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हाथ मिला लेना चाहिए। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोला और इसे लेकर कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। मन्नान ने ये बताया कि कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उस दौरान भी राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाने पर विचार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पेश किया था। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को कमजोर करने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज गृह मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद उनका ये बयान आया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्धमान विस्फोट मामले की जांच और देश में फैले JMB नेटवर्क की जानकारी भी उन्हें दी। अजीत डोभाल ने सोमवार को वर्धमान में हुए विस्फोट स्थल का दौरा किया था। वर्धमान विस्फोट मामले की जांच में JMB के पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत समेत देश भर में 25 से 30 मॉड्यूल्स होने की आशंका है और उसके बाद राजनाथ सिंह ने इस तरह की चिंता जाहिर की है। और अब खबर गुजरात से है। गुजरात में चक्रवाती तूफान नीलोफर के खतरे को देखते हुए NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान के शुक्रवार को गुजरात तट को पार करने की आशंका है। राज्य सरकार ने तूफान से निपटने के लिए जरूरी कदम भी उठाए हैं और तटीय इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। अरब सागर में उठा समुद्री चक्रवाती तूफान नीलोफर तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों में जुटी है। NDRF की 7 टीमें गांधीधाम, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल और राजकोट में तैनात हैं। भुज में 2 टीमें हैं। नाव के अलावा बचाव उपकरण इन इलाकों में पहुंचाए गए हैं। वहीं वडोदरा, पुणे और भटिंडा में NDRF की 3 बटालियनों को अलर्ट किया गया है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल तूफान से निपटने की तैयारियों की निगरानी कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही तटरक्षक बल, सेना और नौसेना को मदद के लिए तैयार रखा गया है। अनुमान है कि तट में पहुंचने के बाद तूफान की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन इसका असर पश्चिमी और मध्य भारत पर पड़ेगा। इससे पहले देश के पूर्वी तट पर 12 अक्टूबर को आए चक्रवाती हुदहुद से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी तबाही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं वो बेमिसाल है। गौरतलब है कि हाल ही में सानिया मिर्जा ने जिम्बाब्वे की टेनिस खिलाड़ी कारा ब्लैक के साथ WTA स्पर्धा का डबल्स खिताब जीता है। सानिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।